इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में हम बनाते हैं एटीपी। सही है। हम एटीपी बनाते हैं हाइड्रोजन के मूवमेंट की वजह से। जो एटीपी बनती है वो हाइड्रोजन की मूवमेंट की वजह से बनती है। हाइड्रोजन जब मूव करता है तो उसमें काइनेटिक एनर्जी होती है और वो काइनेटिक एनर्जी लॉस होती है। जैसे वो काइनेटिक एनर्जी लॉस होती है, वो जो एनर्जी लॉस हुई वो एक एंजाइम यूज़ करता है एटीपी सिंथेज। एटीपी सिंथेज उस एनर्जी को यूज़ करके एडीपी में एक फॉस्फेट ऐड करवा के एटीपी बना देता है। सही है। अब सबसे पहली बात तो जो हाइड्रोजन आयंस होते हैं ना, वो मैट्रिक्स में होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में हाइड्रोजन आयंस पाए जाते हैं। ज़्यादा कंसंट्रेशन होती है मैट्रिक्स में। अब वहाँ से मैट्रिक्स से हाइड्रोजन को हम मूव करवाएंगे इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में, माइटोकॉन्ड्रिया की इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में। इस पिक्चर में आपको ऊपर एक मेम्ब्रेन नज़र आ रही है जो है माइटोकॉन्ड्रिया की आउटर मेम्ब्रेन, और इस मेम्ब्रेन के नीचे एक मेम्ब्रेन है जिसमें ब्लू कलर के प्रोटीन्स हैं, वो है इनर मेम्ब्रेन। और इन दोनों मेम्ब्रेन के बीच में जहां आपको हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन ज़्यादा नज़र आ रही है वो है इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। दो मेम्ब्रेन के बीच में एक स्पेस है जिसका नाम है इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, और इसमें हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन ज़्यादा है। लेकिन पहले हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन नीचे मैट्रिक्स में ज़्यादा थी। जहाँ पे प्रोटीन है ब्लू कलर के मेम्ब्रेन, उसके नीचे जो जगह है जहाँ पे NADH है और FADH2 है वो है मैट्रिक्स, वहाँ पे ज़्यादा कंसंट्रेशन थी। अब ऊपर कैसे आई? वो ऐसे आई कि जिस NADH है ना जो नीचे आपको नज़र आ रहा है, वहाँ से एक हाइड्रोजन NADH से निकला और एक इलेक्ट्रॉन निकला। इलेक्ट्रॉन को प्रोटीन जो मेम्ब्रेन इनर मेम्ब्रेन में एक प्रोटीन है जिसका नाम जो हाईलाइट किया गया है 1, वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है। मैंने आपको बताया एटीपी बनती है हाइड्रोजन की मूवमेंट से, लेकिन जो हाइड्रोजन मूव करता है मैट्रिक्स से इंटर मेम्ब्रेन स्पेस से, वो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी की वजह से मूव करता है। NADH इलेक्ट्रॉन देता है। साइटोक्रोम जो कि प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस हैं, एक कॉम्प्लेक्स है 1 नज़र आ रहा है आपको, दूसरा कॉम्प्लेक्स 2 है, तीसरा है 3 और चौथा है 4। ये कॉम्प्लेक्सेस हैं। हर कॉम्प्लेक्स में डिफरेंट प्रोटीन्स हैं जो कि इलेक्ट्रॉन को कैरी करती हैं, एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफ़र करती है। सही है। कॉम्प्लेक्स 1 ट्रांसफ़र करेगा कॉम्प्लेक्स 2 को, कॉम्प्लेक्स 2 ट्रांसफ़र करेगा 3 से 4। सही है। अब इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट की वजह से हाइड्रोजन मैट्रिक्स से इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में आता है। वो कैसे? जैसे ही NADH एक इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स 1 को देगा, ठीक है ना, फिर कॉम्प्लेक्स 1 से इलेक्ट्रॉन आएगा Q की तरफ। ये कोएंजाइम Q है जो कि इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है कॉम्प्लेक्स 1 से और देता है कॉम्प्लेक्स 3 को। ठीक है। अब जैसे ही कॉम्प्लेक्स 1 से Q जो है वो कोएंजाइम Q इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, वहाँ से एनर्जी इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा। जैसे ही एनर्जी इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, उस एनर्जी की वजह से वो एनर्जी जो लॉस इलेक्ट्रॉन करता है वो एनर्जी हाइड्रोजन आयन यूज़ करके ऊपर चला जाता है। ठीक है। जहाँ पे हाईलाइट किया गया है ना 1, वहाँ से NADH से इलेक्ट्रॉन आएगा 1 में, कॉम्प्लेक्स 1 में। कॉम्प्लेक्स 1 से Q क्या करेगा? कॉम्प्लेक्स 1 से वो इलेक्ट्रॉन लेगा। जैसे वो इलेक्ट्रॉन लेगा, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी लॉस होगी, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी लॉस होगी, वो एनर्जी यूज़ करेगा हाइड्रोजन और ऊपर चला जाएगा। सही है। यहाँ पे NADH इलेक्ट्रॉन भी देगा और हाइड्रोजन आयन भी। अब FADH2 क्या करेगा? FADH2 एक इलेक्ट्रॉन देगा जो है वो कॉम्प्लेक्स 2 को। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स 2 के पास आएगा, कॉम्प्लेक्स 2 से कहाँ जाएगा? कोएंजाइम Q की तरफ। कोएंजाइम Q जो है ना वो कॉम्प्लेक्स 1 से भी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, कॉम्प्लेक्स 2 से भी। पर यहाँ से
हाइड्रोजन आयन की मूवमेंट नहीं होगी। कॉम्प्लेक्स 2 से हाइड्रोजन आयन मूव ऊपर नहीं करते, सही है। जैसे ही वो जो कोएंजाइम क्यू है वो कॉम्प्लेक्स 1 से और कॉम्प्लेक्स 2 से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके कॉम्प्लेक्स 3 को देगा, सही है। फिर 3 क्या करेगा, कॉम्प्लेक्स वहाँ से साइटोक्रोम सी कॉम्प्लेक्स 3 से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके कॉम्प्लेक्स 4 को देगा, सही है। अब जैसे ही कॉम्प्लेक्स 3 साइटोक्रोम सी को इलेक्ट्रॉन देगा तो उस जो इलेक्ट्रॉन एक एनर्जी लॉस करेगा जब साइटोक्रोम सी के पास जाएगा, तो उस एनर्जी को हाइड्रोजन आयन यूज़ करके ऊपर चला जाएगा, सही है। अब इलेक्ट्रॉन आ गया साइटोक्रोम सी की तरफ। अब साइटोक्रोम सी क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन जो है ना वो कॉम्प्लेक्स 4 को देगा। इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स 4 की तरफ आएगा। फिर इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स जब 4 की तरफ आएगा तो कॉम्प्लेक्स 4 क्या करेगा, उस इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीजन को दे देगा, सही है। ऑक्सीजन जो है ना वो फाइनल एक्सेप्टर है इलेक्ट्रॉन का। कॉम्प्लेक्स 4 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को देगा और वहाँ जो मैट्रिक्स में हाइड्रोजन आयन्स होंगे वो ऑक्सीजन के साथ मिलके हाइड्रोजन आयन बनाएंगे। और जैसे ही साइटोक्रोम सी कॉम्प्लेक्स 4 को देगा इलेक्ट्रॉन, फिर इलेक्ट्रॉन वहाँ से आएंगे ऑक्सीजन की तरफ। जैसे ही ऑक्सीजन की तरफ आएंगे वहाँ से वो एनर्जी लॉस करेंगे। जैसे वो एनर्जी लॉस करेंगे हाइड्रोजन आयन ऊपर चला जाएगा इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में, ठीक है। ऐसे ही हाइड्रोजन आयन इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में जाता है। फिर जब इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाती है और मैट्रिक्स में कम हो जाती है तो ऊपर पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाती है और नेगेटिव चार्ज नीचे बढ़ जाती है। तो इनको इनकाउंटर करने के लिए क्या करेगा, हाइड्रोजन इंटरमेम्ब्रेन स्पेस से नीचे आएगा। अब नीचे कोई और रास्ता नहीं है, ना कि कॉम्प्लेक्स 1 से आएगा, ना कॉम्प्लेक्स 2 से, ना 3 से, ना 4 से। गया तो कॉम्प्लेक्स 1, 3 और 4 से था ऊपर, लेकिन दोबारा इन रास्तों से नीचे नहीं आएगा। ये अलग रूट लेगा जिसका नाम है एटीपी सिंथेज। ये एंजाइम है जिसकी मदद से हाइड्रोजन जो है ना वो नीचे मैट्रिक्स में आएगा। जैसे ही हाइड्रोजन नीचे आएगा तो वो एनर्जी लॉस करेगा। जैसे ही वो एनर्जी लॉस करेगा वो एनर्जी एंजाइम यूज़ करेगा एटीपी सिंथेज। वो एनर्जी यूज़ करके एडीपी को मिला देगा फॉस्फेट से, तो एटीपी बन जाएगी। ऐसे ही हमारे पास एटीपी प्रोडक्शन होती है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन क्योंकि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट हो रहा है एक चेन की सूरत में, इसलिए हम इसे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कहते हैं।